बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, आज से एबीएन की स्क्रीन पे रात 8 बजे जो है आप मुझे देख पाएंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार। हालात हाजरा पे नाज़रीन हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मुल्क में सियासी दर्जे हरारत इस टाइम अपने उरूज पे है। एक तरफ वकला कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, पीटीआई कहती है कि हम जो है वो एहतजाज ना सिर्फ करने जा रहे हैं बल्कि जलसे जुलूस किए जाएंगे। पीटीआई 8 घंटे बाद क्या नया महाज खोलने जा रही है, इस पर आज बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की जानिब से एक लेटर लिख दिया गया है। 4 जजेस में कौन से वो जजेस हैं, क्या इस लेटर में बात कर रहे हैं? खसूसन बात की जा रही है कि 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए, और जब तक इस 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस को ना लाया जाए। तमाम वकला कहते हैं कि कोर्ट पैकिंग की जा रही है, अपनी मर्जी के फैसले लिए जाने हैं। तो ये जो सियासी महाज और अदालती महाज इतना गर्म है, इस पर बात करने के लिए अता ताड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत भी काफ़ी परेशान। वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में कहा कि पॉलिसीज़ का तसलसल होना चाहिए, मुल्क की मईशत अभी ठीक ट्रैक पे है, इसको डीरेल नहीं होने देंगे। तो वज़ीर आज़म की परेशानी भी बड़ी वाज़ेह है। खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए वो गए, उनके घर जाके उन्होंने मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ इशारे ज़रूर मिल रहे हैं। इन पर बात करने के लिए अता ताड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अता ताड़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले, क्या अब रियासत की ये ऑफिशियल पॉलिसी है कि किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी है? हाँ, अगर गुलेलों के साथ, ईंटों के साथ, डंडों के साथ, AK-47 के साथ, टीयर गैस के शेल्स के साथ, दहशत गर्दों के साथ, क्रिमिनल के साथ आएंगे तो मैं तो हार नहीं पहना सकता उनको। पुरअमन एहतजाज पूरी दुनिया में होता है और इजाजत होती है, मगर जिस तरह का एहतजाज 9 मई को हुआ और शुहदा की यादगारों को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारने वाला एहतजाज तो किसी सूरत नहीं होने देंगे। जब ये इस्लामाबाद आए हैं, या कब्रें खोदी हैं, या पार्लियामेंट का गेट तोड़ा है, या आग लगाई है, या ग्रीन बेल्ट का क्या कसूर है मुझे बता दें। दरख्त बेचारे का क्या कसूर है कि उसको आग लगा देते हैं? यानी ऐसे कोई दरिंदा सिर्फ लोग हैं कि ये दरख्त को भी नहीं बख्शते। यानी कुछ समझ नहीं आया, तुमने कहा चलो दरख्त को ही आग लगा देते हैं। तो ये पुरअमन लोगों के लिए एहतजाज होता है। नहीं तो फिर आप किस तरह से एहतजाज रोकेंगे? दोबारा से गोलियां चलाएंगे फिर? नहीं, गोलियां चली पहले, आपके पास है कोई एविडेंस? चला दें, जरा वीडियो चला दें आप अपने शो पे कि आपके पास अगर एविडेंस है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज गोलियां चला रही हैं, तो आप वो वीडियो जरूर साइड विंडो में चला दें। या आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है जिसमें इवन दिखाया गया हो? मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको भेजता हूँ, चला दें, जहाँ पे इनके लोग फायरिंग कर रहे हैं। अगर गोली चली। सर, आप कह रहे हैं कि गोली नहीं चली, तो फिर सर जुडिशियल कमीशन बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, देखें, इल्जाम भी खुद लगा रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन भी खुद दे रहे हैं, कमीशन भी खुद डिमांड कर रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग चल नहीं सकती ना रियासत के साथ। आप रियासत पे हमला भी करें, आप फायरिंग भी करें, टीयर गैस के शेल भी चलाएं, दहशत गर्दों को भी लेके आए। तो ये बुनियादी तौर पे तो बुशरा बीबी और अली मीन की लड़ाई थी। सर, मेरी समझ से ये बात बाहर है कि मुज़ाकरात में फिर बैठने का मकसद क्या था? मुज़ाकरात में तो आप दोनों फरीकैन इस वजह से बैठे थे कि किसी चीज़ पर इत्तफाक हो जाएगा। 3 जो नशिस्तें की हैं आपने, तो वो क्या आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ थी? लेकिन नहीं, मुज़ाकरात में इससे नहीं बैठे थे कि 26 नवंबर पे जो है वो इस तरह। 26 को भागा कौन, ये बताए ना। मुज़ाकरात से कौन भागा? हम तो शायद पार्लिमानी कमेटी बना देते। सर, इतना आसान महाज आपके लिए नहीं रहा है। तहरीक इंसाफ दोबारा सड़कों पे आने का कह रही है, वकला साथ एहतजाज कर रहे हैं, सहाफ़ी हमें एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। इन हालात को कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, मैं तो आपकी इस बात से अग्री नहीं ना करता कि रियासत में गोलियां चलाई। आप मुझे एविडेंस देते ना, एक वीडियो चला दें। ये वो लोग हैं जो केला खाते में भी अपनी वीडियो लगाते हैं टिकटॉक और सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे बता दें कि किसी का कैमरा तो ऑन रहा होगा ना उस दौरान कि जी सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। केला खाते हैं, चाय पीते हैं, तो वीडियो बना रहे होते हैं। तो मुझे बता दें ना, कहाँ है वीडियो में वो? ए और एआई की जरूरत क्यों पड़ी कि आपने खून से सड़क लथपथ दिखाई? ये खुशकिस्मती है कि मैं और मेरे साथी फौरन वहां पे पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर, हमने पूरी सड़क दिखाई कि कहीं पे कोई लाश, कोई खून नहीं था। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा क्यों लेना पड़ा? और क्यों एक ही पार्टी में 1200 लाशों से शुरू होकर 12 लाशों पे क्यों आए? क्योंकि झूठे थे, क्योंकि मकार थे, क्योंकि मुनाफकत की हुई थी। असल मसला ये था कि गाड़ी के अंदर लड़ाई हुई अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की, गालियां चली, वर्करों ने बोतलें मारी इनको, और उस नमोशी को मिटाने के लिए इनके पास लोग नहीं थे, तितर बितर हो गए, ये भागे और इन्होंने फिर ये झूठा बयानिया बनाया लाशों का। सर, कल आपकी बड़ी अहम मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि असर नो इंतखाबात होने चाहिए। क्या आप उनको ऑफर करेंगे? अब आपके पास देने को क्या है? एक मौलाना से देखिए बड़ी अच्छी मुलाकात रही। एक तो तीमारदारी करने वजीर आजम साहब गए थे और उनके लिए सेहत के लिए दुआ की,
और मुल्की और सियासी मामलात पे बात हुई। हमारा उनसे बड़ा एक दरीना रिश्ता है, बड़ा इज्जत एहतराम का, न्याजमंदी का रिश्ता है और हमेशा कायम है। और वो फितरी हमारे इत्तेहादी भी हैं। 26वीं आईनी तरमीम पे भी उन्होंने जायज शिकें पूरी डलवा के उन्होंने उस पर वोट भी किया, पूरा सपोर्ट भी दी। तो देखिए उनके साथ हमारा एक बड़ा एक कॉर्डियल मामलात है और वो चलते रहेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई तरीके इंसाफ के पास चीज है जिससे वो मौलाना को कायल कर सके। और मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि मौलाना बड़े जीरक सियासतदान हैं और जो भी फैसला वो करते हैं पाकिस्तान की बेहतरीन मफाद में करते हैं। सर, इस मुलाकात में जो मौलाना फजलुर रहमान के तहफुजात हैं, इस हवाले से कोई बातचीत हुई, कोई आपने एड्रेस करने की कोशिश की? देखिए मौलाना के साथ बड़ी, मैंने जिस तरह कहा, कॉर्डियल बात हुई और बड़े अच्छे माहौल में बात हुई और ओवरऑल जनरल पॉलिटिक्स की बात हुई है। तो हमारे उनसे एक वज़ीर आज़म साहब का जो है इज्जत एहतराम का रिश्ता है वो चल रहा है, चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। यानी सर, आप इस हवाले से पूरे एतमाद हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई के एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी स्ट्रीट पावर नहीं शो करेंगे? देखिए ये कोई यस और नो तो है नहीं ना कि जी आज आपने हाँ या ना करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई यस और नो वाला मामला नहीं है और एक मामला चल रहा है, वो चलता रहेगा। उनके हमारे से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अपोजिशन वालों को भी मिलते हैं। बिल्कुल, ये सियासत है, ऐसे ही होता है। तार साहब, जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर इसी तरह सारे मामलात हैं तो हुकूमत को इतनी बेचैनी क्यों है? वजीर आजम अपनी तकरीर में कहते हैं कि हमें चलने दिया जाए, पॉलिसीज का तसलसल हम चाहते हैं। अली अमीन गड्ढापुर साहब उधर कह रहे हैं कि 80% हमारे तकरीबन मामलात तय हो चुके हैं। हुकूमत को किस चीज की परेशानी है? इसी चीज की परेशानी है कि उनके मामलात तय हो गए? देखिए बात ये है कि तरीके इंतशार जो है मुकम्मल तौर पे वो इस वक्त इंतशार का शिकार है। जो लोगों को तकसीम किया ना, इस मुल्क के लोगों की ज़हनों में नफरत के बीज बोए, आज जुनेद अकबर ने जो रिप्लेस किया अली अमीन गंडापुर को, अब अगली इनकी अंदर से नो कॉन्फिडेंस की आवाजें उठ रही हैं कि इसको रिप्लेस करो सीएम को। और अगला सीएम भी ये तैयार कर रहे हैं अंदर खाते अपना ही। तो ये जो ग्रुपिंग है, उजमा ग्रुप, अलीमा ग्रुप, जुनेद अकबर ग्रुप, अली अमीन ग्रुप, तो ये तो आपस में इनके मामला तय नहीं है। तो फिर इन्होंने किसी से क्या बात करनी है? जिस बंदे ने कहा है कि 80% मामला तय हो गए, उसी को पार्टी के सदारत से हटा दिया। अजीब लोग हैं यार। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक बंदा अगर कह रहा है 80% मामला तय हो गए, उसे उदा ही ले लिया है इस बयान के बाद। अच्छे मामला तय हुए। क्यों नहीं सर ओन करें? वो खुद अपने बयान को ओन करें। वो तो कहते हैं, उनके ट्वीट्स आप देख सकते हैं, ट्विटर पे उनकी स्टेटमेंट मौजूद है। इमरान खान साहब की, उनकी पार्टी के लीडर कह रहे हैं हम ओन कर रहे हैं इस चीज को बाकायदा। नहीं, खत तो मुझे जिसने लिखा है वो उन्हीं नहीं तारा वगैरह, मैंने तो लिखा ही नहीं। जिसने खत लिखा है वो आधी पार्टी कह रही है लिखा है, आधी कह रही है नहीं लिखा। वो तो उन्हीं नहीं कर रहे हैं, कुछ गालियां दे रहे हैं अपने आप को ही। सर, ये खत वाले मामले पर आपको इतनी वजाहतें देने की जरूरत क्यों पड़ी है? बानी पीटीआई की जानिब से एनआरओ मांगा जा रहा है, क्यों कह रहे हैं? उन्होंने जो 5-6 नुकात लिखे हैं उसमें तो बड़ी वाजे, क्या वो फैक्ट्स नहीं है जो इमरान खान साहब की जानिब से ये खत लिखा गया है आर्मी चीफ को? पता नहीं, मैं तो इस पे कुछ नहीं कह सकता। मैं तो इस पे कुछ नहीं कह सकता। ये पता नहीं क्यों इस तरह का ये एनआरओ का और ये डील के हवाले से क्यों तासुर क्रिएट कर रहे हैं, मैं ये समझने से कासिर हूं। आई डोंट नो, ये आप उन्हीं से पूछें जो ये क्लेम कर रहे हैं खत के हवाले से कि हमने लिखा है नहीं लिखा। उनकी अपनी जमात जब क्लियर नहीं है तो मैं इस पे क्या कमेंट करूं। सर, कोर्ट पैकिंग के हवाले से बातें हो रही हैं। वुकला कहते हैं कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम इसलिए लाई है ताकि अपनी मर्जी के जज और फैसले ले सके। योर टेक सर। आपको भाई पैमरा का नोटिस आ जाएगा। मैं तो तौहीन अदालत नहीं कर सकता ना। चीफ जस्टिस एक मौजूद है मुल्क के अंदर जिन्होंने ओथ उठाया आइन के मुताबिक, 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक। मैं अब इस पे क्या कमेंट करूं? जज पैकिंग क्या होती है और ये क्या हो रहा है, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। अदलिया मौजूद है। अदलिया अब एक पार्लियामान बालादस्त इदारा है। पार्लियामान ने जो आईनी तरमीम की है 2/3 के साथ की है, मौलाना की हिमायत के साथ की है। उस पर किसी को इतराज है, लीगली उसको चैलेंज करें, बट मैं इस पर कॉमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि मैं बतौर पार्लियामेंट के मेंबर के समझता हूँ कि पार्लियामान एक बालादस्त इदारा होते हुए आइन में तरमीम करने का मजाज था, वो तरमीम की गई, उसके मुताबिक आगे पूरे नए सिस्टम्स बने और वो सिस्टम जो है वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो चुके हुए हैं। तो इसमें कोई ऐसी साजिश वाली बात करनी नहीं चाहिए, मुनासिब ही नहीं है अदलिया पे तनकीद करना पब्लिक फोरम्स के ऊपर और इसको पे एक साजिश करार देना। मैं समझता हूँ ये नामुनासिब बात। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह रहे हैं कि अदालत से कोई भी फैसला आया हम इस तरमीम को रोल बैक नहीं करेंगे। आप लोगों का इस पे क्या स्टांस है? क्या आप लोग भी यही कहते हैं कि हुकूमत नहीं मानेगी इस फैसले को? अभी तो मुझे लगता है कोई ऐसी नौबत आई नहीं है कि कोई ऐसी फौरी कल परसों को फैसला आने वाला हो इस पे। जब आएगा वी विल क्रॉस द ब्रिज। सर, पहले कौन से आपने फैसले माने हैं? अभी तक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ है। देखिए मखसूस नशिस्तों पे तो स्पीकर का बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। वो ये समझते हैं कि वो आइन और कानून के मुनाफी था और वो उनका राइट है समझना। पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है जैसे मैंने कहा।
तो वो स्पीकर का स्टैंड अपनी जगह मौजूद है। तो इस पे देखेंगे जब वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। सर, पीका एक्ट पर सहाफी बिरादरी जो है सरापा एहतजाज है, इनका मौक़िफ़ है कि हमें इस मामले पर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। असल तो मसला ये है कि डाइसेंट की आवाज़ को आप रोकना चाहते हैं, इस वजह से ये लाए हैं। जो माशरे में आवाज़ें थोड़ी बहुत उठ रही हैं उनको भी आप ख़त्म करना चाहते हैं। सर देखिए, बात ये है कि कतन कोई डाइसेंट वाला मामला नहीं है। ये पीका किस लिए बनाया गया है? आपने पढ़ा है पीका एक्ट? तो अगर मुझे कोई मुतनाज़ा शिक एक पढ़ दे जरा ऑन एयर, बता दें कि जी फलां शिक बड़ी मुतनाज़ा है और उसमें बड़ा खराबी का आंसर है। कोई एक मुतनाज़ा शिक नहीं है, कोई एक ऐसी शिक नहीं है जिसपे किसी को इतराज हो। मुझे समझ नहीं आ रही है, और बिल्कुल सहाफियों को सारों को ऑन बोर्ड करेंगे, बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डीप फेक, खवातीन की हरासमेंट, वाजिबुल कत्ल करार देना, लोगों पे इल्जाम लगा के उनको नुकसान पहुंचाना, ये सब लोगों को अगर कानून के दायरे में लाया जा रहा है तो फिर कोई ना कोई इसकी पीछे मंतक होगी ना। आप मुझे ये बता दें, फेक न्यूज़ की तशरीह के हवाले से उसमें क्या लिखा है? इस हवाले से काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि आपने फेक न्यूज़ की जो तशरीह की है उस एक्ट में, वही दुरुस्त नहीं है। इसीलिए सहाफी को मेंबर बनाया गया है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स का। इसीलिए ट्राइब्यूनल में जज के साथ एक सहाफी बिठाया गया है। इसीलिए राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटी का एक मेंबर सहाफी बिठाया गया है, ताकि सहाफी ये फैसले कर सके कि फेक न्यूज क्या है और क्या नहीं। अभी रूल्स बनने हैं, रेगुलेशंस बनने हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनना है, तो सहाफियों को इंशाल्लाह ऑन बोर्ड करेंगे और बैठ के इस पे मशावरत करेंगे। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो मैं समझता हूँ कि डेड एंड नहीं है, मामला आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया अता तार साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर बात कर लेते हैं। कल यौम सियाम मनाने का दिन है। तहरीक इंसाफ क्या कुछ करेगी, क्योंकि लाहौर से तो इनको इजाज़त नहीं मिली है मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की। रऊफ़ हसन साहब सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, हमें ज्वाइन किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब। सर, क्या प्लान बी है? अब आपको इजाज़त तो मिली नहीं है लाहौर में। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। हमारा जलसा एक तो स्वाबी में हो रहा है जी। उसमें खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि केपी से लोग वहां जाएंगे और नॉर्दर्न पंजाब से वहां लोग जाएंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इजाज़त मिलेगी और उसके बिल्कुल मुताबिक इजाज़त नहीं मिली। लेकिन बाकी तमाम मुल्क के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो प्लान है वो ये है कि अपने अपने हलके में, अपने अपने इलाके में MNAs, MPAs और बाकी सब लोग जो लीडर्स हैं वो मिल के एहतजाज करेंगे। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में एंड वेयर एवर एल्स दे में भी, वो तमाम मुल्क में एहतजाज होगा। लेकिन बड़ा जो गैदरिंग है, बड़ा जलसा जो है वो सिर्फ स्वाबी में ही होगा। सर, ये किस लेवल का एहतजाज होगा? मैसिव लेवल पे लोग निकलेंगे? क़यादत खुद लीड करेगी? किस लेवल का एहतजाज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल? देखिए, हमारी लीडरशिप तो ऑन ग्राउंड मौजूद होगी, लेकिन जो फस्तायत का आलम है वो आपको भी पता है, मुझे मेरा नहीं ख्याल के बताने की ज़रूरत है। 4-5 दिन हो गए हैं जब से हमने ऐलान किया है ये ब्लैक डे मनाने का, तो हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। पंजाब में खासकर ये जुल्म रवा रखा जा रहा है और पहले भी यही करते हैं। उसके अलावा कल में हमें पूरी उम्मीद है कि ये फस्तायत और ज़्यादा इंटेंस होगी और लोगों को घरों से भी नहीं निकलने दिया जाएगा, जो वही टैक्टिक्स जो कि वो पहले भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बावजूद एक बहुत भरपूर मुजाहरा होगा रेजिस्टेंस का और प्रोटेस्ट का। 8 फरवरी लास्ट ईयर को जब ये इलेक्शन हमारा मैंडेट चुराया गया था, लोग खासे हार्टली इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज ये उनका मैंडेट है जो चुराया गया। सर, पिछले प्रोटेस्ट में भी आपकी क़यादत तो नहीं निकली थी, लोग ज़्यादा निकल आए थे, लोग देख रहे थे कि कौन इसको लीड करेगा, उस तरह से रहनुमा निकलते हुए नज़र नहीं आए। कल हम कोई एक्सपेक्ट करेंगे कोई लोग मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के जो लीड कर रहे होंगे, या कल भी फिर मॉब ड्रिवन होगा? नहीं, लीडरशिप हमारी ग्राउंड पे मौजूद होगी। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है, वो लोग मौजूद होंगे और वो लोग लीड करेंगे। इसके अलावा जो हमारे कारकुनान हैं, जो बाकी जो ग्रास रूट्स के ऊपर जो हमारे लीडर्स हैं वो भी मौजूद होंगे। सो हर किस्म की जो लोग होंगे वो मौजूद होंगे इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मिलेंगे, इंस्पाइट ऑफ जो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो भी कर रही है, जो भी जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, उनके घरों को मिडनाइट जाके असॉल्ट्स हो रही हैं। तो ये मीडिया इसको नहीं उठाता। मेरा ख्याल है कि
शायद आपको अहकामात हैं कि इसके बारे में बात नहीं करने की। जो दूसरी साइड है, खासकर सर पंजाब फैसल में, चौधरी को उठाया, हमने खबर चलाई है फैसल चौधरी के हवाले से। ऐसी बात तो नहीं है कि मीडिया कोई बात नहीं कर रहा इस पे? मैं कहाँ बात की है जी, मुझे बता दीजिए, मैं आपको आज challenge फैसल करता हूं। चौधरी की खबर चली है, वो गिरफ्तार हुए हैं, तमाम मीडिया ने चलाई है सर। वो बस वही है ना, लेकिन जो हो रहा है, जिस एक्सटेंट से हो रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया में नहीं आ रहा, उस तरीके से नहीं आ रहा। सर हम अपने मुझे प्लेटफॉर्म से तो एहसास है, कोशिश कर रहे हैं। मुझे एहसास है, तो मैं सिर्फ अजराए मैंने बात की है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता, लेकिन मुझे एहसास है कि क्यों नहीं हो रहा। तो उस सर आपकी क़यादत भी तो नहीं आती ना फिर रोड्स पे, आप कहते हैं कि मीडिया नहीं कर रहा तो चलें आप लोग कुछ कंट्रीब्यूशन कर लें, उस तरह से हमें सड़कों पे नज़र आएँ, उस तरह से जिस तरह से आप लोगों को तो बड़ा एक्सपीरियंस है, 2013 से आप धरने करते आ रहे हैं। देखिए, जो 2013 का जो वो वहाँ जो सिचुएशन थी, वो आज की सिचुएशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। पिछले 2.5 साल में जिस किस्म का जुल्म और जबर रवा रखा गया है, वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपको पता है, उसके बावजूद आप कंपैरिजन इनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज नो कंपैरिजन। सर आज जो हो रहा है वो पहले इस मुल्क में कभी नहीं हुआ। आज जो रेड लाइंस क्रॉस हुई है, वो पहले कभी नहीं क्रॉस हुई। सर आज जो खवातीन की बेहुरमती हुई है, पहले कभी नहीं हुई। आज जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, पहले कभी नहीं हुआ। आज जिस तरह से इंसानियत और इखलाकियात की तस्दील हुई है, पहले कभी नहीं हुई। तो सर क्या कंपैरिजन करते हैं वहां जहां कंपैरिजन बनता है, जहां कंपैरिजन बनता नहीं है वहां जबरदस्ती कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सर फिर क्या हल है आप लोगों के पास इसका? क्या जिद्दोजहद बढ़ाएंगे, किस तरह से बढ़ाएंगे, क्या इसका आपने सोल्यूशन निकाला हुआ है फिर? देखिए, सियासी जमात होने के नाते हमने सिर्फ पुरअमन तरीके अडॉप्ट करने हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर बातचीत करते हैं, जितनी भी जोर शोर से बात कर सकें, जितनी भी हिम्मत के साथ अपने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रोजेक्ट कर सकें, वो हम करते हैं। कानूनी महाज के ऊपर हम पिछले 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो रही सही कसर थी, वो भी खत्म हो गई है। और इसके अलावा हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, जो कि हमें आइन और कानून देता है, पुरअमन एहतजाज। तो वो हम करेंगे, वो हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी जो रास्ते वो बिल्कुल मफकूद किए जा रहे हैं, बल पहले से है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सियासी जमात की हैसियत से कि हम अपना जो एहतजाज है वो रजिस्टर करवा सकें। तो सर 90% मामलात आप लोगों के तय नहीं हुए? अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे वो कि, तो बल्कि कह रहे थे 99% हो गए। देखिए, ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हर कोई बात नहीं कर सकता और हर किसी को बात करनी भी नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब का राब्ता है, चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के। सो अगर वो कुछ बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वही उसका जवाब भी देंगे। सर इतनी फस्तायत आप लोगों पर हो रही है, सर इतनी फस्तायत आप लोगों पर हो रही है, उन्हीं लोगों से फिर बात कर रहे हैं। भाई जरा रास्ता और बता दीजिए। हमारी तो हमेशा से कंटेंशन ये रही हुई है कि जी ये जो गवर्नमेंट है, ये तो एक पुतलियों का तमाशा है, इनके पास कोई पावर नहीं है। पावर तो वही है। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, कल मेरा ख्याल है वो पब्लिश होगा, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो बयान किया है। तो अल्टीमेटली मामलात को हल करने के लिए, रियासत के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, तो उन्हीं से ही बात करनी पड़ेगी ना, जिनके पास ताकत है, जो कुछ कर सकते हैं, जो इसका हल जो है वो तलाश करने में मदद कर सकते हैं। ये पुतलियों के तमाशे के साथ तो बात करके वक्त का ज़िया है। ये क्या कर सकते हैं? ये तो सिर्फ एक मीटिंग नहीं करा सके थे हमारी नेगोशिएटिंग टीम की खान साहब से। ये तो इतने बेबस है, 7 दिन लगाए थे इन्होंने, रोज वादा करते थे कल करा देंगे, नहीं करा सके थे, आपके सामने हुआ था। तो सर फिर ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई कोई लॉन्ग मार्च तैयार कर रही है 19 फरवरी का। वो कह रहे हैं कि हमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसकी मीटिंग के कुछ ज़राए ने बताया कि 19 फरवरी को आप कोई लॉन्ग मार्च प्लान करें, ऐसा कोई है इरादा? ये ख्वाजा साहब के इल्म में होगा जी, मेरे इल्म में तो नहीं है ऐसी कोई बात है। ना ही मुझे यकीन है कि ऐसा कोई प्लान है। जब प्लान होगा तो सबके सामने होगा। हमने कभी अपने प्लान्स छुपा के नहीं रखे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से अगर कुछ होगा तो वो भी तमाम पार्टीज जो है इसका यकजा ऐलान करेंगी। सर एक तरफ तो आप कहते हैं बात हो रही है, दूसरी तरफ आप खत भी लिख रहे हैं, वो खत एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा। तो किस हद तक बैकडोर चैनल से जो राब्ते हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि वो पीटीआई के लिए मुफीद साबित होंगे या फिर उनमें कोई बड़ी पेशरफ्त हुई है? देखिए, खत जो था, अगर आपने वो पढ़ा है, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, वो ओपन लेटर था।
ओपन लेटर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये फिजिकली डिलीवर नहीं करना होता। ये मीडिया के ऊपर हर बंदे ने इस मुल्क में और मुल्क से बाहर भी वो लेटर पढ़ चुके हुए हैं। सो ऑब्वियसली तमाम लोग पढ़ चुके हुए हैं, उसको फिजिकल डिलीवरी जो है वो उसकी नीड नहीं होती है। बाकी आपने फिर वही सवाल किया जो पहले भी मैं जवाब दे चुका हूं इसका, कि हम वो काम कर सकते हैं जो कि हमें इस मुल्क का आइन और कानून इजाजत देता है, और वो हम कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें और इंटेंसिटी आएगी, क्योंकि जो आईनी और कानूनी रास्ते होते हैं जब जहां से इंसाफ मिल सकता है, वो ये तरामीम जो है, तरामीम की भरमार जो की गई है पिछले 2-4 महीने में, उसके बाद वो जो रास्ते अवेलेबल थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो लाजमी बात है कि आने वाले दिनों में जो ज्यादा स्ट्रेस होगा वो अवामी एहतजाज के ऊपर होगा, क्योंकि ना ही जुडिशरी से आपको इंसाफ मिलेगा और ना ही पार्लियामेंट के अंदर आवाज बुलंद करके आपको किसी किस्म की सुनवाई हासिल होगी। सर आखिर में बात है कि जहां आप कुछ कर सकते हैं वहीं आप करेंगे। सर 4 जजेस की जानिब से आज लेटर भी लिख दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में इंडक्शन हो रही है, हाई कोर्ट में भी हम देख रहे हैं एडिशनल जजेस की तैनाती, फिर ट्रांसफर का मामला भी देख रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी जुडिशल सिस्टम से, लेकिन राइट नाउ आपके पास वे आउट क्या है? अगर जुडिशल सिस्टम में उस तरह से चीजें नहीं होती, वकला भी काफी आवाज उठा रहे हैं इस मामले पे। देखिए, हमने अदलिया से उम्मीद लगाई थी, लेकिन अदलिया नाम की कोई चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती है। जो 26वीं आईनी तरमीम ने कर दी है अदलिया के साथ, वहां तो रिक्रूट सब भर्ती हो रहे हैं ना, जिसको चाहा। आप सिंध में क्या हुआ है, पीपल्स पार्टी के एक्टिव मेंबर्स जो हैं उनमें से 10 जो हैं वो जजेस बन गए हैं। यही हालत जो है केपी में क्या हुआ है, एएनपी के बने हैं, जेयूआई के बने हैं, पीएमएलएन के बने हैं। तो पार्टी एफिलिएशंस की बेसिस के ऊपर जजेस को रिक्रूट किया जा रहा है, तो ये इंसाफ तो फराहम नहीं कर सकेंगे ना। तो इसलिए वक्त, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो आईनी और कानूनी रास्तों से जो हमने उम्मीद लगाई हुई थी वो खत्म होती जा रही है, बल्कि खत्म हो चुकी हुई है। बहुत रास्ता हमारे पास है, वो है हमारे पास वो पब्लिक प्रोटेस्ट का है, पीसफुल पुरअमन पब्लिक प्रोटेस्ट का। वो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। उसमें हमसे जो भी हो पाया अकेले भी करेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। यानी आखिरी सवाल रखूंगा कि 26 नवंबर के बाद आप फिर से वैसा कोई प्रोटेस्ट प्लान करने का इरादा रखते हैं? 26 नवंबर को क्या हुआ था उसके लिए हमने जुडिशल कमीशन की रिक्वेस्ट की हुई है, जो कि हुकूमत बनाने से उसने अपनी इनएबिलिटी जो है वो जाहिर की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 9 मई के बारे में भी जुडिशल कमीशन। तो सबसे पहले तो हालात का पता चलना चाहिए कि क्या हुआ, कौन किन लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये सारा कुछ जो भी हुआ 24 से 26 तक और 9 मई को क्या हुआ। सो इस तरह की जब आप बात करते हैं तो उसमें एक लेवल ऑफ वो एक सिनिसिज्म है, तो मैं उसको कबूल नहीं करता। लेकिन ये है कि जो भी पुरअमन एहतजाज के तकाजे हैं उनको पूरा करके हम लोग पब्लिक प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने एक अहम खत लिखा है, उस खत में क्या कुछ है ये बताते हैं आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने एक नया खत लिख दिया है। इस खत में वो चीफ जस्टिस से कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई कोर्ट से जजेस को ना लाया जाए जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता। रियासत अली आज़ाद सीनियर वकील हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज एहसान खोकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दोनों सीनियर वकील हैं। रियासत साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करूंगा। 10 फरवरी को आप बाकायदा ऐलान भी कर चुके हैं, अब 4 जजेस का खत भी आ चुका है, तो किस तरफ मामला जाते देख रहे हैं? क्योंकि कोर्ट पैकिंग तो साथ साथ हम देख रहे हैं कि हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमने तो शुरू से ये मुतालबा किया है कि जो मौजूदा एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस हैं, कि जी वो इस फुल कोर्ट प्रोसीडिंग में बैठे और 26वीं तरमीम की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस हैं, जो 2-3 दर्जन के लगभग हैं, तो वो सुने और उस पर फैसला करें। अगर आपने इसी तरमीम के लिए, जिसको हम कहते हैं कि ये रिपग्नेंट है, ये मुतसादम है आइन के बुनियादी ढांचे और स्ट्रक्चर के साथ, और जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर दिए गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है फंडामेंटल, उनसे और 175 सब आर्टिकल 3 से मुतसादम है। अगर
उसी के तहत जजेस पैक करके सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी आपने बना के हमारी पिटीशंस का फैसला करना है, तो वो तो नविश्ता है दीवार है। हमारा मुतालबा यही है, इसीलिए आपने नहीं सर, इसके ये तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद आपके कहने लॉन्ग मार्च इन खतूत के बावजूद हो जाता है तमाम मामला, यानी नए जजेस आ जाते हैं, क्या आप करेंगे, क्या लाए अमल होगा? देखिए, हो तो पहले भी गया है। पहले ये देखिए 58 अमेंडमेंट्स ला रहे थे, हमने इस पे एहतजाज किया, 22 अमेंडमेंट्स फिर भी वो ले आए, लेकिन उसका हल तो आईनी ही होगा ना। हम तो आईनी रास्ता ही अपनाएंगे ना। आईनी रास्ता ये कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस फाइल की हुई हैं। अब हमारा मुतालबा ये है कि जो 26वीं तरमीम की क्रिएशन है वो बेंच, आईनी बेंच, या अगर आप उस वक्त फुल कोर्ट बनाते हैं कि आप 26वीं तरमीम से जजेस अपने मेजॉरिटी में ले आते, चूंकि जुडिशल कमीशन में तो आप जिसको मर्जी जज बना लें, ये सियासी जजेस हैं, ये सियासी तैनातियां हैं, इससे आप सुप्रीम कोर्ट को बाहर भी दें और बाद में हमारी पिटीशंस आप डिसमिस भी कर दें, तो इसको कौन मानेगा? ना इसकी मोरालिटी इसको सपोर्ट करती है। हाफिज साहब, इनको कोई नहीं मानेगा सर, ये जो कुछ आप लोग कर रहे हैं इनको कोई नहीं मानेगा। जो मेरे दोस्त रियासत अली आजाद साहब कह रहे थे, वो एक उस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे जो उनकी ख्वाहिश है, और ख्वाहिश वही होती है जो आपकी आइन या कानून के अंदर लिखी गई हो। अगर आइन और कानून के अंदर आपकी ख्वाहिश रिफ्लेक्ट नहीं होती तो वो फिर आपके कंसर्न्स हो सकते हैं, और कंसर्न्स को फाइनली एड्रेस करने का मामला जो है वो कोर्ट्स ही करती हैं। लेकिन जिन कोर्ट्स की तरफ आप इशारा करते हैं कि वो एक फोरम है, और उस फोरम्स को ही अगर आप कंट्रोवर्शियल कर देंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि वो चीजें जो हैं वो किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकेंगी। अब दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर 26वीं आइनी तरमीम आ चुकी है और वो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। उसके अंदर तीन चीजें बड़ी क्लियरली डिफाइन कर दी गई हैं। एक ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस या पाकिस्तान की हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस किस तरह अपॉइंट होंगे, और उस प्रोसेस को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो फॉलो किया है, ये पार्लियामेंट ने जो फॉलो किया है, उसके नतीजे में मौजूदा चीफ जस्टिस आपके सामने मौजूद है, और इसी तरह अगला फेज भी उसके अंदर स्टार्ट होगा। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसको उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि जी ऐसे मैटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल या इंट्रा गवर्नमेंटल या उसके बाद एडवाइजरी या उसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सुनेंगे। तीसरा जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, चाहे वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की हद तक या सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट की हद तक है, या उसके बाद ये है कि जो हाई कोर्ट के अंदर नई अपॉइंटमेंट है वो एक प्रोसेस जो है वो जुडिशल कमीशन के जरिए तय कर दिया गया है। अब तीनों चीजों के होते हुए मैं ये समझता ये हूँ कि रियासत अली आजाद साहब तो बार के एक प्रेसिडेंट हैं, और बार का काम भी ये है कि जो वो समझती है कि ये लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्हें कहना चाहिए वो कहते हैं, लेकिन हमारे जजेस के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है कि वो बार बार पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लेटर डालें कि जी आप ये काम ना करें, आप ये काम ना करें। देखिए पहले लेटर ये डाला गया, ये एक मिनट्स इशू किए कि जी फुल कोर्ट की मीटिंग होनी चाहिए। ये तो पुरानी रिवायत है, आपको पता है काजी फाइज ईसा साहब भी बतेरे लेटर काजी साहब को छोड़े ना, अगर काजी साहब गलत करते रहे तो ये भी गलत करते रहेंगे। नहीं तो उनका हक है, वो लेटर लिखने में क्या है? हाफिज एहसान साहब लिख सकते हैं लेटर, इसमें क्या मुमानियत क्या है? नहीं, मुमानियत उस चीज के अंदर ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के लेटर लिखे जाएं तो वो मुनासिब है, लेकिन अगर लेटर ही ये लिखे जाएं कि जी आप जुडिशल कमीशन की मीटिंग ही ना करें, तो किस कानून और आइन के तहत वो लिख रहे हैं कि मीटिंग और जो जुडिशल कमीशन की नहीं होनी चाहिए या जजेस नहीं आने चाहिए? लेटर बाइंडिंग तो नहीं है ना, आपको पता है लेटर बाइंडिंग नहीं है चीफ जस्टिस पे। चीफ जस्टिस बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है, बिल्कुल बाइंडिंग। तो यार वो अपनी राय का इजहार भी ना करें हाफिज साहब, आप कहते हैं क्या? आप कहते हैं वो अपनी राय का इजहार भी ना करें यार? अपनी राय का इजहार जो है वो जाके चेंबर्स में कर लें, अपनी इंटरनल मीटिंग्स के अंदर कर लें, लेकिन बार बार आप उन लेटर्स के जरिए कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। चलें जी, रियासत साहब आप समझते हैं इस पे मामले पर जुडिशियल पॉलिटिक्स हो रही है? हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये जुडिशियल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। सर इसमें मैं अर्ज करता हूं कि देखिए 26वीं तरमीम से आपके मुल्क का जो तीसरा सतून है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, यानी पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेशन का भी अख्तियार आ गया है
और जुडिशरी का भी इख्तियार आ गया है, और जुडिशरी के जजेस की तैनाती का भी इख्तियार उनके पास आ गया है। बेंचेस भी वो बनाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी एवेल्युएट वो करेंगे, एवेल्युएशन के बाद वो फैसला भी करेंगे कि क्या ये जजेस बेंच में होता है। यानी बेंचेस की फॉर्मेशन भी जुडिशल कमीशन करेगा। कौन सी अदलिया है, किस मुल्क की बात करते हैं? इस मुल्क के अंदर जब तक तीनों इदारे अपने डोमेन में रह के काम नहीं करते, ये निजाम नहीं चल सकता। भाई जो जजेस बैठे हुए जिसको ये कहते हैं कि हम उनके पास जाएं, भाई वो तो उस बेंच, वो जो 26वीं तरमीम है उसके जरिए वो समाज से वजूद में आए हैं, तो हम कैसे उनके पास जाएं? जैसे हम एग्रीव्ड हैं उन्हीं को हम कहें कि हमारा केस भी सुने, ये कॉमन सेंस नहीं मानती। आइन और कानून के अंदर दिए गए रास्ते क्या 191। चले रियासत साहब, ये जो 10 फरवरी को लॉन्ग मार्च हो रहा है, आप इससे कितने पुरुमीद हैं? क्या कुछ होगा 10 फरवरी को? आवाम में बड़ी बेचैनी है कि देखते हैं कि क्या होता है। वकला का मार्च पहले भी देख चुकी है ये कौम, अब क्या हो रहा है इस दफा? देखिए, पहले मैं 191A की बात करूंगा। क्या जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे वो तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस है। क्या 191A के तहत उनका जुडिशल अख्तियार लिया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार लिया जा सकता है? नहीं। जहां तक मार्च का तल्लुक, आप कह रहे हैं हमने प्रोटेस्ट इसीलिए रखा है कि जी वकला साहबान उस दिन आएंगे और हमारा मुतालबा है। और सर, ये होम्योपैथिक प्रोटेस्ट होगा या कुछ होगा इससे निकलेगा? देखें, हमारा काम है एहतजाज करना, कानूनी रास्ता अपनाना, आइन के अंदर दिए गए हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, जिसको हम समझते हैं कि ये गैर आईनी है। हुकूमत चाहती है कि हम मारे और ये रोए भी ना, हमें एहतजाज भी ना करने दिया जाए, वो हमारा हक है। हमेशा जितनी भी लेजिस्लेशन होती है, हुकूमतें हैं, वो किसी मोरालिटी पे चलती हैं। जी हाफिज साहब, इससे पहले भी एहतजाज होते रहे हैं, वकला के बड़ी कॉल्स दी गई हैं वकला की जानिब से, अभी फिर ये कॉल दे रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस एहतजाज को सर? बात यह है, एक एहतजाज करना हर एक का हक है, और बार एसोसिएशंस का सबसे ज्यादा हक है कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करती हैं। लेकिन क्या रूल ऑफ लॉ जो है वो किसी जजेस के पीछे चलने का नाम है या जुडिशरी के साथ चलने का नाम है? नंबर 1। नंबर 2, उस चीज के अंदर ये है कि आप बार बार किस चीज की आजादी चाह रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट काम कर सकती है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट जो है उसको ये करना नहीं चाहिए, तीसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जी ये जो जजेस हैं इन्हें बैठना नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर, चौथी तरफ आप ये कहते हैं कि जी वो जो दूसरे जजेस हैं वो इस मुल्क के अंदर सिर्फ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के रखवाले वही हैं। तो ये बजाते खुद कुछ सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद है। अब ये है कि जिस तरफ आपने सर पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, देखिए पार्लियामेंट की आपने सुपरमेसी की बात की, पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक फाउंडेशन के खिलाफ अगर जाएगी, पार्लियामेंट कल को करारदाद पास कर दे कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, क्या मान लिया जाएगा? बात ना करें ना कंबर, ये आप हाइपोथेटिकल के अंदर आप जाते हैं। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर सिवाय इंडिया की एक जजमेंट आई है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एहसान साहब, आप नहीं समझते कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए प्रोसेस जो है एग्जीक्यूटिव को इख्तियार दे दिया गया है? सर आप नहीं समझते ना, सर मेरी बात सुन लेना, आप नहीं समझते। आपसे बेहतर कौन जान सकता है? सर मैं आपका जवाब बिल्कुल सुन रहा हूं, आपके जवाब को पूरा मौका भी दूंगा, टाइम भी दूंगा। सिर्फ बात इतनी सी है, क्या पार्लियामेंट जो है अपने इस इख्तियार के जरिए ऐसी चीज कर सकती है जो कि फंडामेंटल्स के खिलाफ हो? अच्छा, अब सुन ले। इस मुल्क के अंदर इस वक्त 3 इश्यूज हैं। एक है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, जिसको आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से ताबीर देते हैं। दूसरा उसके अंदर है जजेस की अपॉइंटमेंट, जिसको आप उसकी तरफ से तरदीद देते हैं। तीसरा जो है वो आपका है जुरिस्डिक्शन का पॉइंट, के जो आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से है। अब मैं 1 बाय 1 चलता हूं। दुनिया भर के अंदर जुडिशरी का एज ए राइट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो है वो तस्लीम नहीं किया गया पूरी दुनिया के अंदर। उसके अंदर किसी जगह जुडिशरी करती है, किसी जगह एग्जीक्यूटिव करता है, किसी जगह पार्लियामेंट करती है। हमारे हमसाया मुल्क के अंदर इंडिया जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव करता है। अब उन जजेस की अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म दुनिया भर के अंदर किसी जगह जुडिशरी करती है, किसी जगह पार्लियामेंट करती है, किसी जगह जो है वो उनकी जो है दोनों हाउसेस बैठ के करती हैं, जिस तरह अमेरिका है। अब पाकिस्तान के अंदर हमने जुडिशरी को दिया, इंडिया ने कहा कि जी ये काम हमारी पार्लियामेंट करेगी। अब 2 आ गए। तीसरा उसके अंदर ये है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो कहीं जुडिशरी करती है, कहीं एग्जीक्यूटिव करती है, कहीं पार्लियामेंट करती है।
और चौथा चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है, हमारे ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ जस्टिस सीनियरिटी पे था, ना दुनिया के कई जगह आप क्लेम कर सकते हैं कि फलां शख्स जो है हर सूरत जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा। वो प्रेरोगेटिव इंडिया से लेके दूसरे ममालिक में वेरी करता है। अगर कंबर ये चारों चीजें जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर अप्लाई की जा रही हैं, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है। अगर दुनिया ये कर रही है और हम ये कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाला मामला नहीं है, ये हमारी जजेस की लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मामला है जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है इस मुल्क के अंदर। ठीक बहुत रियासत साहब, क्या ये तेरा जज मेरा जज वाला मामला है जो एक सियासी जमात को मखसूस लाइक करते हैं उसके मैं रियासत साहब से रियासत साहब मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं हाफिज साहब आपकी बात समझ गया हूं, रियासत साहब से पूछ लेते हैं क्या सर ये यही मामला है कि तेरा जज मेरा जज लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला है या इससे बात आगे निकल चुकी है? तेरा जज ने सारा बर्बाद कर दिया। मुझे बताएं कि जितनी भी कानून साजी, जैसे हाफिज साहब फरमा रहे भाई कानून साजी पार्लियामेंट ही करेगी, लेकिन वो जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, जो बुनियादी स्ट्रक्चर है आइन के अंदर दिया गया, उसको आप नहीं छेड़ सकते। आप कैसे ये लेजिस्लेशन कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं मेरे पास अख्तियार है, जैसे आपने मिसाल दी है, ऐसी तो कोई नहीं करता। और आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, इंडिया की पार्लियामेंट का पाकिस्तान की पार्लियामेंट से आप मुआवजा कर सकते हैं, वहां की जमहूरियत का पाकिस्तान की जमहूरियत से मुआवजा कर सकते हैं। क्या इंडिया के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जैसे रियासत साहब, फिर रियासत साहब हल क्या है? ठीक है रियासत साहब हल क्या है? हल क्या कि सिर्फ जजेस जी इस मुल्क को चलना है तो 26वीं तरमीम को या स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट करे तो चलेगा, या यही पार्लियामेंट उसको विड्रॉ करेगी। इस मौजूदा सिनारियो में सुप्रीम कोर्ट और नीचे जितना भी अदलिया बॉटम टू टॉप है वो बहुत शुक्रिया। रियासत अली आजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज एहसान खोकर ने भी हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जजेस का खत भी अब सामने आ गया है, फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा हो रहा है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फुल कोर्ट बनाएंगे या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।